जब वेव और पार्टिकल कैरेक्टर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, विवाद चल रहा था, उस समय एक बड़ा ही मज़ेदार वाक़या हुआ। एक प्रश्न पूरी दुनिया के समक्ष था। एक तरफ वेव था जो फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस, जिसमें पार्टिकल या मैटर का प्रोपगेशन नहीं होता था। इसको स्पेसिफाई करने के लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और फेज वेलोसिटी की ज़रूरत होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्स-रे, गामा रे, रेडियो वेव्स, इवन विजुअल लाइट को कंसीडर किया जाए। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ़िलहाल लाइट मान करके चलते हैं, तो दूसरी तरफ पार्टिकल था, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मास, वेलोसिटी और मोमेंटम की ज़रूरत होती थी। कुछ फेनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वेव कैरेक्टर को लेकर के एक्सप्लेन होता था। कुछ फेनोमेना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पार्टिकल कैरेक्टर को लेकर के एक्सप्लेन किया जा सका। अब अगर लाइट को मान कर चलें कि वो क्रिस्ट एंड ट्रफ का कॉम्बिनेशन है, तब हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्क्राइब कर सकते थे। लेकिन जब बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आई, तब लाइट को एक पार्टिकल मानना पड़ा। यहाँ पर अगर वेव मानते हैं तो वेव पूरे रीजन में स्प्रेड आउट होता है और इसलिए ए लार्ज रीजन ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जबकि पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल में जो मटेरियल है वो काफ़ी स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक पॉइंट ऑक्यूपाई करता है। अब इस तरह से पार्टिकल और वेव दोनों ही इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर। अब जहाँ तक इंटरफेरेंस में लाइट को वेव मानना और दूसरी जगह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को पार्टिकल मानना, ये दो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ एक साथ लेकर के एक जगह तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो एक लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरी जगह हम एज ए फोटोन माने तो वहाँ पर मान के चल रहे हैं कि वो एक पॉइंट ऑक्यूपाई कर रहा है। सहमत होना, एग्री होना काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालता है। अगर हम इससे सहमत हैं तो हमें इस बात से भी सहमत होना चाहिए कि मैटर के पास भी ड्यूअल कैरेक्टर होगा। और इसी बात को लेकर अगस्टिन डी ब्रॉगली के सामने जो प्रश्न था, उसका आंसर 1928 में उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया। अब डी ब्रॉगली के सोचने के पीछे लॉजिकल थिंकिंग यह थी कि पहला रीजन यह है, नेचर पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। अगर नेचर ने रेडिएशन को दो कैरेक्टर ब्लेस दिए हैं तो ऑब्वियस है कि वो मैटर को भी ड्यूअल कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वहाँ इनजस्टिस की बात नहीं होती। दूसरी बात यहाँ पर, अगर समान रूल से, सिमिलर रूल से कोई चीज़ डील होता है तो उसका कैरेक्टर भी सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के समय वेव इंटीजर रूल से गवर्न होता है। जैसे कि आप वहाँ x = n लैम्डा यूज करते हैं या n के टर्म में डील करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में क्वांटाइजेशन कंडीशन में MVR = n(h×2π), यानी दोनों जगह इंटीजर रूल है। तो ऑब्वियस है रूल सिमिलर हैं, ऑब्वियस है कि नेचर भी सिमिलर होंगे। तो जहाँ तक रेडिएशन की बात है, रेडिएशन को ड्यूअल कैरेक्टर, तो मैटर को क्यों नहीं। और यही बात डी ब्रॉगली ने कही। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। यूँ कहें कि डी ब्रॉगली ने जो वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर के बीच का डिस्प्यूट था उसको मीडिएट किया, मध्यस्थ का रोल अदा किया। और इस हिसाब से उन्होंने एक हाइपोथेसिस जो दिया था वो यह था, ए वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ऑल मूविंग मैटर विच इज़ कॉल्ड मैटर वेव। और मैटर वेव के पास जो वेवलेंथ होगा उसको उन्होंने कहा
कि वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p या h डिवाइडेड बाय m इंटू v, ये वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ओके, जहाँ तक बात आती है क्या कि इस एक्सप्रेशन को डेराइव करने की, तो चलिए हम लोग एक बार डेरिवेशन भी देख लेते हैं। एक तो सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि आप E एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी mc² लिखते हैं, और अगर लाइट को पार्टिकल माने तो उसके एनर्जी को E इज इक्वल टू h न्यू दैट इज h c बाय लेमडा की बात करते हैं। अगर हम दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दें तो हमारे पास mc² इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, c और c को कैंसिल कर लें तो लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mc, m मास ऑफ फोटोन एंड c स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम इसको h बाय मोमेंटम p लिखें तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन इस तरह के डेरिवेशन में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी सी समस्या। समस्या क्या? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचना होगा आपको। क्या है कि यहाँ पर आपने फोटोन के मास की बात की। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, तो वैसे केस में mc मोमेंटम वहाँ लिखना एक तरह से थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में आपको लाएगा। दूसरी बात आपने वहाँ लिखा है फॉर ऑल मूविंग मैटर, यानी आपने स्पेसिफिकली केवल फोटोन की बात नहीं की है। ये तो प्रूफ सिंगली फोटोन के लिए हो गया। तो थोड़ा सा प्रूफ को हम लोग और ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ लेकर के जाएंगे और इस एक्सप्रेशन को निकालेंगे जो जनरल एक्सप्रेशन होगा। चलिए एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। किसके लिए? फॉर लेमडा। तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस जो थी वो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए ही था कि आप केवल रेडिएशन को ड्यूअल कैरेक्टर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैटर को भी ड्यूअल कैरेक्टर। तो उन्होंने शुरू ही किया आइंस्टाइन के इक्वेशन से। तो आइंस्टाइन के दो थ्योरी बड़े फेमस थे। एक तो था अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी आपको आइंस्टाइन ने दिया था। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर m मूविंग मास और m नॉट रेस्ट मास, c स्पीड ऑफ लाइट और v वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कह सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्या? आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एंड अब इक्वेशन 1 और 2 से कंबाइन करके देखिए क्या रिजल्ट आपके पास। ओके, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू आपके पास आ गया m नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं E अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। एक काम कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे E अंडर रूट हट गया, स्क्वायरिंग कर दिया आपने, तो यहाँ पर E स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। आप इसको लिखेंगे E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। इसको आगे आप कैरी करके यहाँ E स्क्वायर तो लिखिए और यहाँ माइनस में आप E स्क्वायर के जगह पर फिर से एम सी स्क्वायर लिख लीजिए, उसका होल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर
बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी का पावर 4। अच्छा, इसको स्क्वायरिंग करने के बाद है ना, आपके पास यहाँ एम स्क्वायर और फिर यहाँ पर सी का पावर 4 होगा। सी स्क्वायर और सी का पावर 4 काट दीजिए तो आपके पास रिजल्ट आ गया ई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। यहाँ एक और स्टेप, एम वी को एक साथ आप ले लीजिए। जब एम वी को आप एक साथ ले लेंगे तो ये एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड ऐसे केस में आपके पास ई स्क्वायर माइनस ये तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। पी यहाँ पर मोमेंटम एम वी एक बार नोट कर लें, हम फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पॉज करके नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद देखिए, हाँ नेक्स्ट स्टेप, अगर हम यहाँ से फिर ई स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये स्क्वायर अगर हटा दिए तो यहाँ पर रूट होगा, आपने लिख लिया है ना। ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होता है ये भी जान लें। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वैसा पार्टिकल है जिसका स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होता है, नियरली इक्वल होता है। अच्छा, अगर हम फोटोन की बात करें, फोटोन एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है क्योंकि लाइट फोटोन से बना हुआ है, तो लाइट के स्पीड के बराबर ही फोटोन का स्पीड होगा। तो फोटोन के लिए आप जानते हो क्या कि एम नोट रेस्ट मास इज इक्वल टू 0। ऐसे केस में E इज इक्वल टू पी सी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए, है ना। अब जब आप इक्वेशन नंबर 3 तक आ गए, एक और क्वांटम थ्योरी का बेसिक लॉ बोल दीजिए, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ। देखिए, हम लोग आइंस्टाइन से शुरू किए हैं जो कि क्वांटम थ्योरी में ही आता है, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं, मतलब वहीं से। क्वांटम थ्योरी बेसिकली रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को इस्टेब्लिश करता है। तो वैसे केस में E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एच न्यू। तो ऐसे केस में ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब आप आइए फ्रॉम कहाँ से, इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 से जब आप आ रहे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि पी सी इज इक्वल टू एच न्यू। एक काम कीजिए, C बाय न्यू इज इक्वल टू एच बाय पी कर लीजिए। ओके, अच्छा, C बाय न्यू नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, C बाय न्यू ध्यान दीजिएगा, C बाय न्यू क्या होगा, तो C बाय न्यू लैम्डा होगा, क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो H बाय पी, और P एम वी को माना था आपने, तो ये H बाय एम वी। फिर से एक बार आप देख लीजिए कि हम कहाँ से शुरू किए थे और वापस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में जो कहा गया वहाँ तक पहुँच गए। और इस तरह से कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली ने आइंस्टाइन के थ्योरी से ही आइंस्टाइन को ये बता दिया कि आप रेडिएशन को ड्यूअल मान रहे हैं, एक काम कर लीजिए, मैटर को भी ड्यूअल मान लीजिए। मैटर के पास भी 2 कैरेक्टर होंगे, एक तो उसका पार्टिकल कैरेक्टर वेल नोन है, दूसरा उसका वेव कैरेक्टर होगा, और उसके साथ एक वेवलेंथ हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। ये वेवलेंथ h बाय पी या h बाय एम वी। अच्छा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर v की बात हो रही है, c की बात नहीं। जो कन्फ्यूजन आपको पिछले वाले में आया था, वो कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये जनरल हर एक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, और अगर हर एक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है तो जो बात डी ब्रॉगली अपने हाइपोथेसिस में कर रहे हैं उसको लेकर के बड़ा क्लियर हमारे पास एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है ये डिफरेंट फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट है ना फॉर्म की बात करें ऑफ लेम्डा, एक्सप्रेशन फॉर लेम्डा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर लेम्डा। ऐसा है कि अगर आप
P की बात करते हैं और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ओके, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? √2m × E के। अब बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया? चलिए इसको भी निकाल के मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप P दैट इज एम भी लिख रहे हैं, यस, चलिए काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। E के इज इक्वल टू कितना? ½ m × v²। ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और m भी का होल स्क्वायर कर दीजिए और नीचे डिवाइड भी कर दीजिए। जो ऊपर आपने लिखा है उसी एक्सप्रेशन को m फिर से कैंसिल हो जाएगा, ½ mv² हो जाएगा और m भी आपका फिर से p हो गया बाय 2m, यानी E के इज इक्वल टू। तो ऑब्वियस है कि आप p² इज इक्वल टू 2m E के लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ऑब्वियस है p इज इक्वल टू √ ऐसा, ओके। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। साफ दिख रहा है। अगर पहला आप बात करें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसको माना आपने? E के। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ K से इसलिए नहीं क्योंकि K से दूसरे कांस्टेंट भी रिप्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, H तो ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और P के जगह पर √2m E के। ये एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा है, सिंपल केस में, नॉर्मल केस में काइनेटिक एनर्जी 3/2 kB × T होता है, जहाँ पर kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वैसे केस में लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो H डिवाइडेड बाय √2 × m × 3/2 kB × T, 2 कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय √ कितना? 3m × kBT। ये टेम्परेचर के टर्म में आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव का वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हो गया। चलिए, काइनेटिक एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ PD, पोटेंशियल डिफरेंस को V से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर लीजिए। स्मॉल m से आपने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। याद होगा जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे थे तो W इज इक्वल टू Q × V लिखा था। एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 0 मान लें तो E के इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q भी लिख सकते हैं। तब वैसे केस में आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय √, है ना, 2m × QV। एक और एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। एंड अब आखिरी वाला एक्सप्रेशन जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। क्या है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा? ओके, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, मैटर वेव लेंथ कितना होगा? तो चलिए ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू H तो प्लैंक्स कांस्टेंट √2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन × V पुट करते हैं। यहाँ पर सभी वैल्यू हमको लगभग मालूम है V को छोड़कर। ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय √, ठीक है, 2 × 9.1 × 10⁻31 × 1.6 × 10⁻19 × V। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको ये आएगा 12.27 बाय √V एंगस्ट्रॉम यूनिट।
याद रखें, ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लें। हमने बात की थी कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का रिक्वायरमेंट या नीड क्या था। दूसरी बात हमने ये की कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में एक्सप्रेशन किस तरह से डिराइव हुआ, और अंतिम में हर एक टर्म में आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा या मैटर वेव का वेवलेंथ लैम्डा का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया।